हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ। आज मैं एनिमल फार्म का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट को नहीं सुना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे जरूर सुन लें। तो बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। स्नोबॉल ने बहुत मेहनत करके पूरे विंडमिल के डिजाइन को तैयार किया और उसे एक तस्वीर के रूप में उतार दिया। छोटे बड़े सब जानवर उसे देखने आए। कोई ज्यादा कुछ समझ तो नहीं पा रहा था, पर उन्हें आशा थी इससे कुछ हो सकता है। नेपोलियन भी इसे देखने आया था, पर जलन के मारे उसने इस पर टॉयलेट कर दिया। अब वो सारे जानवर वोटिंग के जरिए यह फैसला करने वाले थे कि जानवर स्नोबॉल के साथ हैं या नेपोलियन के साथ हैं। भेड़ ने अपना कहावत बोल के मिमियाना शुरू करके स्नोबॉल को तंग करना शुरू कर दिया, पर किसी तरह स्नोबॉल ने उन्हें चुप कराकर जानवरों का मन और उनका फैसला अपने हित में लाने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि तभी नेपोलियन ने एक अजीब और जोरों की पुकार लगाई। वो आवाज सुनते ही लोमड़ियों से खुनखार 9 कुत्तों ने आकर स्नोबॉल पर हमला कर दिया। स्नोबॉल बहुत दौड़ने के बाद किसी तरह उन खुनखार कुत्तों से अपनी जान बचाकर फार्म से भाग गया। जानवरों ने कुछ देर बाद अनुमान लगाया यह वही कुत्ते के पिल्ले हैं जिन्होंने नेपोलियन बचपन में ही अपने माँ बाप से अलग कर दिया था। इन कुत्तों के साथ नेपोलियन को देख ऐसा लग रहा था मानो जोन्स और उनके कुत्ते साथ हों। बॉक्सर ने कुछ बोलना भी चाहा, पर वो बोलने में इतना तेज नहीं था और अपने विचारों को ठीक से सामने न लाने की वजह से चुप रह गया। सब जानवर इसके बाद एकदम सहम गए थे और चुपचाप अपने अस्तबल में चले गए। अब नेपोलियन मेजर की तरह मेजर के मंच पर खड़ा होकर बोला, आगे से कोई संडे की मीटिंग नहीं होगी। वो और पिग की कमेटी बैठकर जानवरों को उनके काम के बारे में बता देंगे और संडे को बीट्स ऑफ इंग्लैंड गाने के बाद उन्हें अपने पूरे सप्ताह के काम के ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे। स्नोबॉल को ऐसे निकाशित करने की वजह से सब बहुत निराश थे, पर किसी में इतनी भी समझदारी नहीं थी कि वो अपने शब्दों को सजाकर बहस कर पाए। कुछ समझदार छोटे सुअर के बच्चे ने यह सब पर अपनी आपत्ति जताई, पर नेपोलियन के बस बैठे कुत्ते ने गुर्राकर उन्हें चुप करा दिया था। अब स्क्विलर ने बात को संभालते हुए जानवरों को नेपोलियन की तरफ करने बोला। नेपोलियन ही है जो सबके बारे में सोचता है और सबकी सलाह की इज्जत करता है, पर कभी कभी वो जानवर भूल कर बैठते हैं और अपनी भूल में वो स्नोबॉल जैसे मक्कारों की बातों में आ सकते हैं। तभी किसी ने बोला, स्नोबॉल बहादुर था और उसने बैटल ऑफ काउशेड में अपनी बहादुरी दिखाई थी। तब स्क्विलर ने बोला, वह बहादुरी काफी नहीं थी, वफादारी और आज्ञाकारी होना जरूरी होता है और हम जल्द ही पता लगा लेंगे स्नोबॉल की सच्चाई के बारे में। और अब जो हमारा मूल मंत्र है साथियों, वह यह है कि आज्ञाकारी होना है और हमारी छोटी सी भूल हमारे दुश्मन जोन्स को वापस ला सकती है। कोई जानवर जोन्स को वापस नहीं चाहते थे और अगर इसलिए उन्हें नेपोलियन की बात माननी होगी तो वही ठीक था। बॉक्सर हमेशा कहता रहता, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। अब उसने अपने पहले कहावत के साथ नया कहावत जोड़ दिया था, नेपोलियन हमेशा सही है। स्नोबॉल ने जहां विंडमिल बनाया था उस जगह को बंद कर दिया गया था। अब संडे की मीटिंग में वो लोग साथ नहीं बैठते, बल्कि नेपोलियन, स्क्विलर और मिनिमस नामक सुअर उन 9 कुत्तों के झुंड के साथ एक तरफ एक मंच पर बैठते और सारे जानवर उनकी तरफ घूम कर बैठते और सब अपने सप्ताह के ऑर्डर लेकर चले जाते थे। अब वसंत ऋतु की खेत जुताई का वक्त आ गया था। नेपोलियन ने बिना किसी को कुछ बोलने का मौका देते हुए यह ऐलान किया कि विंडमिल पर काम चालू किया जाएगा और पिग की कमेटी उन्हें आगे की योजना के बारे में बता देगी। इस काम को 2 साल लग जाने वाला था और जानवरों को बहुत मेहनत भी करना पड़ता और उनके सारे राशन में भी कटाई हो सकती थी। फिर उस शाम स्क्विलर ने आके बात को संभालने की कोशिश करते हुए सब जानवरों को बोला, विंडमिल का पूरा योजना शुरू से नेपोलियन का ही था, जिसे स्नोबॉल ने अपने नेपोलियन की डायरी से चुराया और अपना बताया। किसी जानवर के आपत्ति जताने पर स्क्विलर ने फिर बात को संभालते हुए बोला, यह सब नेपोलियन की बस एक साजिश थी कि एक खतरनाक और बेकार जानवर को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। कोई जानवर ये सब घूमी फिरी हुई बातें बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, पर स्क्विलर की चतुराई और कुत्तों के घुर्राने के आगे उनके पास कुछ बोलने को नहीं था। 1 साल अब गुजर चुका था। सुअर और 9 कुत्ते के झुंड को छोड़कर अब सब जानवर पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम करते थे।
उन्हें अब उतना ही खाना मिलता था जितना जोन्स के वक्त मिलता था, पर जानवरों को यह खुशी थी कि वो बस उनके लिए काम कर रहे हैं। इधर उनकी मुश्किलें बढ़ाने अब उनके काम के साथ विंडमिल का भी काम जुड़ गया था। उनके पास इंसानों जैसे उपाय तो नहीं थे जिससे वो इस काम को उनकी तरह कर पाते, पर बहुत मेहनती होने की वजह से उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया था। वो ईंटे को टुकड़े करने कड़ी मेहनत से उसे ऊंचाई पर लेकर जाते और नीचे गिराते, फिर उसे सीमेंट के साथ मिलाकर किसी तरह एक एक ईंट को जोड़कर विंडमिल बना रहे थे। उन सब में जो सबसे मेहनती था वो बॉक्सर ही था, जो अपनी सांस फूल जाने तक भी बस मेहनत करता रहता था। क्लोवर उसे बहुत समझाती वो खुद को इतना कष्ट ना दे, पर फिर भी वो बस कहता जाता नेपोलियन हमेशा सही है और अपनी मेहनत को जारी रखता। इस बार वो लोग सही वक्त पर बीज नहीं बो पाए थे, इसकी वजह से फसल भी कम हुए थे और आने वाले वक्त में उन्हें खाने की भी दिक्कत होने वाली थी। नेपोलियन ने अब ऐलान कर दिया था उन्हें 64 आवर्स हर सप्ताह काम करना होगा और संडे को वो अपनी इच्छा अनुसार दोपहर में भी काम की जिम्मेदारी ले सकते हैं, पर जो संडे को काम नहीं करेंगे उनका राशन आधा हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो खेत में नहीं उपजाई जा सकती थी और जिन्हें बाहर से ही खरीदना पड़ता था, जैसे लोहे के सामान, कुत्तों का बिस्किट। तो अब नया ऐलान करते हुए नेपोलियन ने बताया उन्हें इंसानों के साथ व्यापार करना शुरू करना होगा। इस बात पर सब जानवर एक बार सोच में पड़ गए थे, क्योंकि मेजर ने उन्हें पैसे और व्यापार से दूर रहने कहा था, पर किसी को कुछ ठीक से याद नहीं था, इसलिए अब वो कुछ बोल नहीं पाए। नेपोलियन ने उन्हें बोला वह इंसानों से व्यापार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा और जानवरों को इंसानों से किसी तरह का संपर्क नहीं करना होगा। इसके लिए मुर्गियों को अपने अंडों का बलिदान देने को कह दिया था। विम्फर नाम का धूर्त व्यापारी अब फार्म में व्यापार के सिलसिले में आने लगा था और जानवर उससे हमेशा नजर चुराते। जानवरों ने इस बात से खुद को समझा दिया था कि इस बार कोई 2 पैर वाला उन पर हुक्म नहीं चला रहा था, बल्कि उनमें से कोई है जो इंसानों को हुक्म दे रहा था। कुछ वक्त बीत गया था और अब अचानक से सुअर लोग मिस्टर जोन्स के फार्म हाउस में रहने लगे। वो लोग अब उनके बिस्तर पे सो रहे थे। डाइनिंग टेबल, किचन, सब चीज की उनकी तरह ही इस्तेमाल करने लगे थे। इस बात पर क्लोवर को कुछ शक हुआ और उसने मुरियल से उस दीवार के पास चलने को बोला जहाँ मेजर के सिखाए 7 बातों को लिखा गया था। उसने बोला क्या ऐसा नहीं लिखा गया था कि हम जानवरों को कभी बिस्तर पर सोना नहीं है? तो मुरियल ने बताया यह लिखा था जानवरों को कभी बेडशीट वाले बिस्तर पे नहीं सोना है। यह उन दोनों के बीच की बातें स्क्विलर ने सुन ली थी और हर बार की तरह बात संभालते हुए उसने बोला कि वो लोग बिना बेडशीट के बिस्तर पर सोते हैं और यह बिस्तर आरामदायक जरूर है, पर इतना ज्यादा भी नहीं जिनकी उन्हें जरूरत है। उसने सफाई देते हुए बोला सुअरे ने पूरी जिम्मेदारी ली है और सब जानवरों को संभालने और दिमाग का इस्तेमाल करके उनके लिए सब इंतजाम और उन्हें बचाने के लिए। तो इस कड़ी मेहनत के बाद यह बहुत जरूरी हो जाता है वो खुद को आराम दे, और सुअर अगर ऐसा ना करे तो जोनस आ जाएगा। अब मिस्टर जोनस की बात सुनकर एक बार फिर सब जानवर शांत हो गए थे। सुअर और 9 कुत्तों की टोली को छोड़कर सारे जानवर विंडमिल के काम के साथ कड़ी मेहनत का भी काम करते थे। फिर एक रात एक तूफान आया और विंडमिल का पूरे दीवारें एक बार फिर ईंटे के टुकड़ों की तरह इधर उधर बिखर गया था। मुर्गियां दूसरी सुबह पूरी घबराई हुई जागी। उन्होंने रात को कई गोलियों की आवाज एक साथ सुनी थी। नेपोलियन ने सुबह आकर खुद जगह का मुआयना किया और तुरंत उसने सारे इल्जाम स्नोबॉल पर लगा दिए। उसने बोला स्नोबॉल ही है जिसने विंडमिल की ऐसी हालत की है और उसने एनिमल हीरो 2nd क्लास की उपाधि और एक पेटी सेब की घोषणा की जो भी स्नोबॉल को खोज कर लाएगा। सारे जानवर हद से ज्यादा चौंक गए थे। फिर कुछ ने वहां सुअर के पैर के निशान को भी देखा और भरोसा कर लिया यह हरकत स्नोबॉल की ही थी। अब नेपोलियन ने यह ऐलान कर दिया कोई उन्हें ऐसे हरा नहीं सकता और एक बार फिर विंडमिल का काम स्टार्ट करने का घोषणा कर दिया। जानवरों को अब पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ता था और उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। वो ज्यादातर भूखे ही रहते, यहाँ तक कि मिस्टर जोनस के वक्त से भी ज्यादा। अब उनका विंडमिल बनाने का जज्बा भी खत्म हो जा रहा था। बस बॉक्सर और क्लोवर का जोड़ा ही था जो लगन से काम कर रहा था। उनके हालत सही नहीं थे, पर यह सच इंसानों के सामने नहीं आ सकता था।
नहीं तो बात पूरे शहर में फैल सकती थी। इसलिए विम्पर के सामने भेड़ को यह बोल दिया गया था वो झूठ का आवाज लगाएं, उनके पास बहुत खाना है। जानवरों के खाने के बर्तन को आधा से ज्यादा बालू से भर दिया गया था ताकि हर वक्त खाना ऊपर तक नजर आए। अनाज की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि अब मकई का चारा भी सही से नहीं मिलता था और यह साफ था अब उन्हें बाहर से खाने के इंतजाम करना होगा। नेपोलियन ने अब जानवरों के सामने आना भी बंद कर दिया था और सारे आदेश क्विलर ही कुत्तों के झुंड के साथ देता। अब विम्पर के साथ 400 अंडे हर सप्ताह देने का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। यह बात मुर्गियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अभी उनके बच्चे देने का वक्त था। उन्होंने आंदोलन के तहत अपने अंडे ऊपर एक जगह पर रखना शुरू कर दिया ताकि नीचे लाते वक्त अंडे गिरकर टूट जाएं। इस आंदोलन के तहत नेपोलियन ने कठोरता और बेरहमता और बढ़ाते हुए मुर्गियों का खाना बंद कर दिया था। इस चक्कर में 9 मुर्गियों की जान चली गई थी। नेपोलियन ने इस मौत को मुर्गियों में होने वाली एक बीमारी का नाम दिया और विम्पर को अंडे पहुंचाने के कॉन्ट्रैक्ट में कोई रुकावट नहीं आई। फार्म में कुछ लकड़ियां पड़ी थी जिसे विम्पर ने फॉक्सवुड या पिंचविल में बेचने की सलाह दी। नेपोलियन जिस भी फार्म से उसे बेचने की बात करता, दूसरे फार्म के मालिक और स्नोबॉल के बीच संबंध होने की अफवाह उड़ा देता। फिर एक सुबह अचानक यह बात आ गई कि रात भर जानवर ठीक से सो नहीं पाए। स्नोबॉल उनके फार्म में आकर हर तरह की बदमाशी कर रहा था। अब फार्म में कुछ भी गड़बड़ होता या परेशानी होती तो उसका सीधा इल्जाम स्नोबॉल पर ही जाता। फार्म की हालत ऐसी थी मानो स्नोबॉल कोई अदृश्य वस्तु हो जो हवा में मिलकर सब परेशानियां कर कर गायब हो जा रहा हो। एक नया दिन और एक नई बात। स्क्विलर ने बोला, स्नोबॉल पिंचफील्ड फार्म के साथ मिला हुआ है और वो और जोन्स के आदमी उन पे हमले की तैयारी कर रहे हैं। स्क्विलर ने यह भी बोला, स्नोबॉल पहले भी जोन्स के साथ मिला हुआ था और बैटल ऑफ काउशेड में भी उसने लोगों के साथ रहने का धूम किया था। क्योंकि स्नोबॉल ने उस युद्ध में एक गोली खाई थी, जानवर इस बात पर यकीन करने तैयार नहीं थे, पर स्क्विलर ने इसे भी स्नोबॉल की साजिश बताते हुए बोला, वो गोली खाकर अंदर जाकर छुप गया ताकि जानवर अकेले जोन्स के हाथों मरने रह जाए। यह तो नेपोलियन वहां था जिसने जोन्स पर सही वक्त पर हमला करके उन सब की जान को बचा लिया था। स्क्विलर के तरीके और नौटंकी ने जानवरों को उस पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस युद्ध के सारे मेडल अब नेपोलियन अकेले ही पहनकर खुद को सबसे बड़ा हीरो बताने लगा था। सुअर के 4 बच्चे जिन्होंने उसके खिलाफ कभी आवाज उठाया था, उन्होंने अब कबूल कर लिया था वो स्नोबॉल के साथ मिलकर सारी साजिश कर रहे थे। वो स्नोबॉल और जोन्स के आदमी सबसे मिले हुए थे। इसकी सजा ने कुत्तों ने उन 4 सुअरों के बच्चे की जान ले ली थी। ऐसे ही करके बहुत सारे जानवर सामने आए। किसी के सपने में स्नोबॉल ने आकर तो स्नोबॉल के सामने रहते हुए उन्होंने अपनी अपनी गद्दारी को कबूल किया, जिसके बाद जानवरों के लाशों का ढेर लग गया था। जोन्स के जाने के बाद कभी किसी जानवर ने किसी पर हमला नहीं किया था और यह पहली बार था आज इतने सारे जानवर मर गए थे। सारे जानवर यह देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे। क्लोवर की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वह जानती थी उन्होंने यह सारे आंदोलन इंसानों से दूर रहने के लिए किया था, पर उसे अब इन चीजों का महत्व समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने नेपोलियन पे भरोसा रखते हुए काम लगन से करना और वफादारी बरकरार रखने का फैसला किया। सब बहुत दुखी थे और परेशान थे और उन्होंने एक बार फिर बीट्स ऑफ इंग्लैंड गाने का फैसला किया। तीसरी बार गाते वक्त स्क्विलर ने उन्हें चुप कराते हुए बोला, बीट्स ऑफ इंग्लैंड को अब खारिज कर दिया गया है और वो अब कभी नहीं गाया जाएगा। बीट्स ऑफ इंग्लैंड इंसानों के तरफ आंदोलन का जीत था और उन्होंने यह हासिल कर लिया था। यह सुनकर जानवर और भी ज्यादा दुखी हो गए, पर एक बार फिर कुत्तों ने घुर्रा के और भेड़ ने मिमिया के उन्हें चुप करा दिया था। अब एक नया गीत मिमिनस नामक सुअर ने फार्म के नाम बना दिया था। ना तो उसमें कोई बीट्स ऑफ इंग्लैंड जैसा जज्बा था, ना धुन थी, पर अब यही गाने का आदेश था। जानवरों का ऐसा मौत का सजा देने के बाद क्लोवर और बेंजामिन को चुभ रही थी और उन्होंने एक बार फिर मुरियल की मदद लेकर उसे मेजर के दिए 6th आदेश को पढ़ने बोला, जिसमें लिखा था दैट नो एनिमल शैल किल अनदर एनिमल विदाउट एनी कॉज। इस बार भी उन्हें उनकी ही याददाश्त भूल लगी। नेपोलियन की हरकत एक बार फिर न्यायोचित हो गई थी।
अब विंडमिल का काम और जोर शोर से चलने लगा और उनकी दीवारों को इस बार मोटे तरह से बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अब संडे की भाषण में जानवरों को अंकों के जरिए जताया जाता था कि कैसे अनाज में 200%, 300% या 500% की बढ़ोतरी हो चुकी है। जानवरों के पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें सही से याद नहीं था आंदोलन के पहले उनकी हालत कैसी थी। पर वह चाहते थे कि अंकों की गिनती के बजाय सही रूप में उन्हें अनाज दिया जाए। अब सब कुछ स्क्विलर बताता और नेपोलियन अब कुत्तों के झुंड के साथ ही रहता था। हर बार नेपोलियन के कुछ बोलने के पहले एक मुर्गा बांग लगाता था, जिसके बाद ही नेपोलियन कुछ बोलता था। स्क्विलर ने अब नेपोलियन को सर नेपोलियन कहना बंद करके उसे हमारा नेता नेपोलियन, जानवरों का पिता नेपोलियन, इंसानों का दुश्मन नेपोलियन, जानवरों का रक्षक और जानवरों का दोस्त नेपोलियन कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। वो नेपोलियन की महानता के बारे में सुनाते सुनाते रोने भी लगता। मिमिनस ने अब नेपोलियन की महानता के ऊपर एक नया गीत बना दिया था, जिससे अब जानवरों को गाने का आदेश दे दिया गया था। मेजर के सिखाए बातों के ठीक उल्टी तरफ नेपोलियन के लिए गीत और उसके लिए एक तस्वीर बना दी गई थी। लकड़ियां अब तक भी बिकी नहीं थी और विम्पर की सलाह से यह फैसला लिया जा रहा था पास के फार्म के किस मालिक को लकड़ियां बेची जाएगी। जो भी मालिक के हक में फैसला होता उससे दूसरे को स्नोबॉल का दोस्त और एनिमल फार्म का दुश्मन बता दिया जाता था और कबूतरों के मुंह से उस दुश्मन के लिए डेथ की पुकार और जानवरों को भेज दी जाती थी। फिर फैसला हुआ कि लकड़ियां फ्रेडरिक को बेची जाएगी। फ्रेडरिक पैसे को चेक में देना चाहता था, पर नेपोलियन ने कैश में ही पैसे लेने का प्रस्ताव रखा। बड़ी बड़ी गाड़ी आई और फ्रेडरिक, जो पिंचफील्ड फार्म का मालिक था, उसने लकड़ियां बेच दी। नेपोलियन को पैसे मिल चुके थे। 3 दिन बाद नेपोलियन का रोना धोना मच गया। फ्रेडरिक ने उन्हें धोखा दे दिया था और नकली नोट्स दे दी थी और अब नेपोलियन ने फ्रेडरिक को मौत देने की सजा सुना दी थी। दूसरे दिन जानवर नाश्ता कर रहे थे, तभी फ्रेडरिक ने 15 आदमी के साथ मिलकर एनिमल फार्म पर हमला कर दिया। यह सबसे ज्यादा खतरनाक हमला था। गोलियों के साथ और बड़ी तैयारी के साथ इसे अंजाम दिया गया था। उन्होंने जानवरों को मेहनत से बनाए विंडमिल को एक बार फिर ध्वंस कर दिया। बहुत सारे जानवर के बलिदान के बाद और बॉक्सर को भी गोली लगने के बाद एक बार फिर अत्यंत मुश्किल से जानवरों ने जीत हासिल कर ली थी। पर यह जीत पहले की जीत से कहीं ज्यादा मुश्किल और दुखद थी। स्क्विलर, जो अब तक कहीं जाकर छुपा बैठा था, तुरंत लड़ाई खत्म होने के बाद अपने पूंछ हिलाते हुए आकर एक बार फिर नेपोलियन की तारीफ करने लगा और उसने इस पूरे युद्ध का हीरो नेपोलियन को बना दिया। इस युद्ध का नाम बैटल ऑफ विंडमिल दिया गया और बहुत उत्साह मनाया गया। पर इस बार यह उत्साह बस नेपोलियन और उसके लोगों के लिए था। बाकी कोई जानवर खुश नहीं थे और एक बार फिर विंडमिल का काम करने का आदेश दे दिया गया था। अब सुअरों ने जोन्स के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और शराब भी पीना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से बीच में नेपोलियन की तबीयत भी बिगड़ गई थी। फिर एक रात फार्म में जहां मेजर के आदेश लिखे गए थे, वहां जोर की आवाजें आने लगी। सब जानवरों ने जाके देखा। एक वाइट पेंट लेकर वहां स्क्विलर कुत्तों के झुंड के साथ खड़ा कुछ लिख रहा था। बेंजामिन, जो फार्म का गधा था, पर सब समझ गया था वहां क्या हो रहा था, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। मूरियल ने एक बार फिर मेजर के आदेश को पढ़ा, जहां लिखा था, नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल टू एक्सेस। एक बार फिर जानवरों ने शराब ना पीने को अपनी याददाश्त की भूल समझा और नेपोलियन के शराब के वाक्य को भी सही मान लिया। एक बार फिर जानवरों को विंडमिल के काम के लिए लगा दिया गया था। उनके खाने में भी कटौती कर दी गई थी। यह कटौती सुअर और कुत्तों के खाने में नहीं हुई थी। खाने की कटौती नहीं, पर खाने की रीएडजस्टमेंट का नाम इसे दे दिया गया। जानवरों ने अब विंडमिल के प्रति उनका उत्साह बिल्कुल खत्म कर दिया था। पर एक बॉक्सर ही था जो जख्मी होने के बावजूद अपने काम में लगा रहता था। बॉक्सर की उम्र बढ़ रही थी और वह अब 12 साल का होने वाला था, इसलिए उसकी ताकत भी अब खत्म हो रही थी। बेंजामिन और क्लोवर उसे हमेशा समझाते रहते वह खुद को इतना ज्यादा तकलीफ ना दे, पर वो सबका हित सोचकर खुद ही काम करता रहता था।
पहले एनिमल के रिटायरमेंट की उम्र और रिटायरमेंट के बाद की पेंशन तय की गई थी, पर असल में किसी को भी यह सब सुविधाएं मिलेगी ऐसा नजर नहीं आ रहा था। बॉक्सर भी 12 साल का अब होने वाला था। कुछ महीनों में उसे उम्मीद थी उसके बाद वह आराम की जिंदगी जी पाएगा, पर लगता नहीं था यह सच होगा। इधर नेपोलियन एक ही नर सूअर था जिसने 4 मादा सूअर के मदद से 31 बच्चों को जन्म दिया था। अब उन बच्चों के प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसने किसी भी जानवर को सूअर के बच्चे से मिलने और उनके साथ खेलने मना कर दिया था। जब भी सूअर के बच्चे रास्ते से जाते, यह आदेश दे दिया गया था कि उन जानवरों को उन बच्चे के लिए रास्ते छोड़कर थोड़ा अलग हट जाना होगा। नए आदेश के तहत यह भी बोल दिया गया था, विंडमिल के काम के साथ साथ सूअर के बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया जाएगा और इन बच्चों की पढ़ाई को प्रथम महत्व दिया जाएगा। एक तो खाने की कमी, ऊपर से काम बढ़ता ही जा रहा था और अब फार्म के प्रेसिडेंट की योजना के तहत नेपोलियन को प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। हर वक्त बात भाषण और भाषण में ही होती, पर उनके भूख या आराम का कोई जगह नहीं दिख रहा था। जानवर समझ नहीं पा रहे थे क्या उन्हें सच्ची आजादी मिली है जोन से, या वो फिर बंदी बन रहे हैं। एक दोपहर बॉक्सर अचानक गिर पड़ा। उसका लिवर अब फेल हो रहा था। लग रहा था मानो उसकी मौत हो जाएगी। स्क्विलर ने कहीं से एक दवाई मंगवा के दी जिसे क्लोवर अब बॉक्सर को समय समय पर देती थी। क्लोवर और बेंजामिन बॉक्सर का ख्याल रखते, पर उन्हें काम के बाद ही उसके ख्याल रखने की इजाजत थी। फिर एक दिन स्क्विलर ने बोला, एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नेपोलियन ने बात कर ली है जहां बॉक्सर का इलाज होने वाला है। सब जानवर बॉक्सर को इंसानों के हाथों देने में डर रहे थे, पर उसने सुनिश्चित किया कि यह बॉक्सर की अच्छाई के लिए है। फिर एक गाड़ी आई जो बॉक्सर को ले जाने वाली थी। बेंजामिन ने उस गाड़ी पर देखा। उस गाड़ी पर घोड़ों को मारने वाले घर की गाड़ी ऐसा लिखा हुआ देखा। यह देख बेंजामिन तुरंत रोने लगा। जानवर को चिल्लाकर बॉक्सर को न ले जाने रोकने बोलने लगा। क्लोवर भी गाड़ी के पीछे भागी। बॉक्सर को गाड़ी से कूद जाने बोलने लगी। गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी। सब जानवर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बॉक्सर ने क्लोवर की बात समझी या नहीं यह तो नहीं पता है, पर कुछ देर बाद बॉक्सर उनसे दूर जा चुका था। 3 दिन बाद स्क्विलर के हवाले से खबर आई, डॉक्टर के लाख कोशिशों के बाद बॉक्सर मर गया। स्क्विलर ने बोला, नेपोलियन ने हजारों रुपए बॉक्सर को ठीक कराने के लिए खर्च किए होंगे, पर उनकी कोशिशों के बावजूद उसकी जान बचाने में असफल रह गए थे। क्लोवर ने अपने साथी और बेंजामिन ने अपना दोस्त खो दिया था। सब रोने लगे। नेपोलियन ने एक शोक सभा बैठाते हुए बॉक्सर की मृत्यु पर दुख जताया और जानवरों को याद दिलाया बॉक्सर की 2 कहावतें जिन पर बॉक्सर भरोसा करता था, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और नेपोलियन हमेशा सही है। उसने बोला, हमें यही याद रखना है। फिर एक दिन सुअरों ने अपने लिए विस्की मंगाया, उसे पिया, नाच गाना किया। दोपहर तक फार्म में कोई नजर नहीं आया। जानवरों को पता चल गया था कि सुअरों ने पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया है। साल 10 साल बदल गए, मौसम पर मौसम बदल गए। ज्यादातर आंदोलन से पहले के जानवर मर चुके थे, सिवाय क्लोवर, बेंजामिन, मुसेस और कुछ सुअर के। नेपोलियन और सुअर दोनों बूढ़े और मोटे हो गए थे। फार्म में बहुत सारे नए जानवर आ गए थे और इन जानवरों के लिए आंदोलन बस एक नाम था जिसके बारे में बस किसी न किसी के मुंह से सुना था। फार्म अब ज्यादा समृद्ध और संगठित था। विंडमिल पूरी तरह से बन चुका था और उसका इस्तेमाल मकई पीसने के लिए होता था, जो फार्म को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देती थी। बहुत सारे और नए मशीन्स भी फार्म में आ गए थे और दूसरे विंडमिल का काम भी चालू हो गया था। स्नोबॉल के दिखाए विंडमिल के सपने, जहां जानवरों को ठंड में गर्मी से आराम मिलने वाला था और गर्मी में ठंडे पानी की सुविधा, जहां उन्हें 3 दिन काम करना पड़ता और 4 दिन आराम, वो सब नेपोलियन ने खारिज कर दिया। उसने बोला, जानवरों का सही भावना मेहनत और कम खर्ची में बसता है
और स्नोबॉल की सारी बातें बस निंदाजनक ही होती थी। फार्म अब हर तरह से पहले से ज्यादा अमीर हो गया था, पर इसका लाभ सिर्फ सूअर और कुत्तों को छोड़ किसी और जानवर को नहीं हुआ। स्क्विलर के मुताबिक सूअर सारा दिन बड़ी मेहनत का काम करते थे, जहां बहुत कागज कलम और काम करना पड़ता, और जब उनका मकसद हासिल हो जाता वह इन सब कागज को जला देते थे, और यह सब कुछ सिर्फ फार्म की भलाई के लिए था। जानवर यह समझ नहीं पा रहे थे वो जोन्स के वक्त में बेहतर थे या अभी उससे भी ज्यादा बुरे हैं, पर स्क्विलर के अंकों की पेशकश उन्हें हमेशा याद दिलाती रहती थी उन्होंने कितना ज्यादा तरक्की कर लिया है। बेंजामिन, जिसे अपनी लंबी जिंदगी की सारी यादें ठीक से याद थी, उसके हिसाब से इस जीवन में बस कठिनाई, दुख और यही जीवन का नियम था। इन सब के बावजूद जानवर अपनी आशा नहीं छोड़ते थे, और यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात थी। वो इंग्लैंड के एक लौते एनिमल फार्म के मेंबर हैं, एक ऐसा फार्म जिसे इंसान नहीं बल्कि खुद जानवर मिलकर चलाते हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास था वो अगर भूखे हैं तो इंसान के जुर्म के वजह से नहीं, और अगर वह मेहनत करते हैं तो वो अपने लोगों के लिए ही कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं था, बल्कि सब जानवर एक थे, और उन्हें अपने आंदोलन, युद्ध, जीत सब याद थे। एक दिन स्क्विलर भेड़ के झुंड के पास को खेत की सफाई करने अपने साथ ले गया। करीब एक हफ्ते तक वो स्क्विलर के साथ ही रहते। वह उन्हें एक नया गीत सिखा रहा था जिसके लिए उसे एकांत की जरूरत थी। फिर एक शाम वो वापस आ गए और अचानक क्लोवर ने जोर की आवाज निकाली, जिसके बाद सब जानवर भागकर उधर खेत की तरफ गए। सारे सुअर अपने दो पैर पर चल रहे थे। नेपोलियन मुर्गों की बांग के बाद अपने कुत्तों के झुंड के साथ दो पैर पर आ गया। उसने घमंडी नजरों से इधर उधर देखा और वह एक चाबुक अपने साथ रख के रखा था। अजीब सी चुप्पी छा गई थी। आज तक जो भी इन सुअरों ने किया, किसी ने कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी, और आज भी भेड़ के झुंड ने नया गीत मिमियाना शुरू कर दिया। 4 legs गुड, 2 legs बेटर। 4 पाँव अच्छे हैं, 2 पैर और भी बेहतर हैं, और आज भी किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। क्लोवर बहुत दुखी होकर बेंजामिन के पास जाकर बोली। पहले भी वह पढ़ने लिखने में सामर्थ्य नहीं थी और आज भी नहीं है, पर वह चाहती थी बेंजामिन उसके लिए मेजर के लिखे 7 आदेशों को एक बार पढ़ दे। पहली बार बेंजामिन ने अपना रूल तोड़कर क्लोवर के लिए पढ़ा, जहां सिर्फ एक ही बात लिखी थी, सब जानवर समान हैं, पर कुछ जानवर ज्यादा ही समान हैं। अब सुअरों ने अपने लिए हर वो सुविधाएं, हर वो सहूलियत का इंतजाम कर लिया था जो मिस्टर जोन्स किया करते थे, जैसे अखबार, वॉकी टॉकी, और अब नेपोलियन मिस्टर जोन्स के पसंदीदार कपड़े भी पहनने लगा था। इंसानों का फार्म में अब आना आम सी बात हो गई थी, और जानवर अब समझ नहीं पाते थे उन्हें किससे डरना है, जानवरों से या सुअरों से। शराब, जुआ, इंसानों के साथ यह सब मिलकर करना अब नेपोलियन के लिए आम बात हो गई थी। नेपोलियन और पास के फार्म के मालिक प्लिंगटन ने अपने मतभेदों पर मिट्टी डाल दिया था। दोनों अब दोस्त बन चुके थे। प्लिंगटन ने नेपोलियन की सराहना करते हुए यह भी बोला, यह काबिले तारीफ है कि कैसे सुअर अब एनिमल फार्म चलाते हैं, और यह इकलौता फार्म है जहां जानवरों को कोई लाड प्यार भी नहीं मिलता। उन्हें कम से कम खाने में ज्यादा मेहनत कराने में सफलता हासिल कर ली गई है। सुअर और इंसान अपने पैरों को पीटकर आवाज निकाल रहे थे और एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे थे। इंसानों ने नेपोलियन को बोला उसे जानवरों में से एक दूसरे को साथियों बोलने की आदत को बंद कर देनी चाहिए, और कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ फार्म का नाम एक बार फिर एनिमल फार्म से बदलकर मैनोवर फार्म ही कर देना चाहिए। मैनोवर फार्म ही फार्म के लिए सही नाम था। उन्होंने अब मैनोवर फार्म की समृद्धि के लिए एक बार चीयर्स किया और शराब पीने लगे। सब हंसी खेल में ही चल रहा था कि तभी नेपोलियन और प्लिंगटन के बीच झगड़े की आवाज आ गई।
ताश के खेल के बीच उनमें लड़ाई हो गई थी। वो लोग सब झगड़ते हुए एक ही लग रहे थे। यह समझना अब मुश्किल हो गया था कि वो सूअर है या इंसान है, या इंसान है या सूअर है, और बस कहानी यहीं खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस बुक को पूरे 5 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। मेरी नज़र में यह बेस्ट बुक है जिसे मैंने पढ़ा है और एक्सप्लेन किया है। यह बुक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में लिखा था, पर यकीन मानिए आज भी इस बुक के एक एक शब्द आज की दुनिया के लिए सच है। यह सच है, आज़ादी का सपना कुछ बेहतरीन लोग हमें दिखाते हैं और हमें उसे पाने के लिए राह दिखाते, पर उसे पाने के बाद कुछ पाखंडी नेता हैं जो उसे हमारे लिए संभालने और बचाने के नाम पर अपना फायदा और आम लोगों की भावनाओं के साथ छल कर बैठते हैं। उनका छल और पाखंड इस कदर आम लोगों के मन में डर को बैठा देता है कि लोग उनके सामने आवाज उठाने से भी डरने लगते हैं। हम भूल ही जाते हैं पहले भी हम ही थे जिसने इस आजादी को हासिल किया था, और आज भी हम ही है वो बदलाव ला सकते हैं, पर ना जाने क्या डर हमें रोक देता है एक बार फिर एक नई आशा के जन्म लेने तक। यहाँ जानवरों का उदाहरण देकर लेखक ने एक बेहतरीन कहानी को बताया है जो इंसानों पर बीतती हर दिन की सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।